नमस्कार, मैं अनुपम दीक्षित, आपका हिस्ट्री टीचर, बेस्ट एसएसटी टीचर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 बुक 3 चैप्टर 2 रेबेल इन राज का जो सेकंड टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1857 की जो क्रांति है या 1857 रिवोल्ट है उसके क्या मेजर रीज़न थे। तो स्टडी के हेल्प के लिए हम इन सभी रीजंस को अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आपको भी सुविधा होगी और मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। तो ये जो रीजंस हैं इनमें सबसे पहले तो मिलिट्री रीज़न आ जाता है। मिलिट्री कॉजेज़ जो हैं वो आ जाते हैं कि ये ओरिजिन कैसे हुआ, ये रिबेलियन कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सैनिकों की। और सैनिक अक्सर विद्रोह करते हैं, विरोध पर उतर आते हैं अगर उन्हें खाना, कपड़ा और वेतन ना मिले। तो ग्रीवेंस जो है वो इनकी पेमेंट के ऊपर है। इसके अलावा प्रमोशन के ऊपर है। एक भारतीय जो व्यक्ति है वो एक तय सीमा से ऊपर प्रमोट नहीं हो सकता था। दूसरी चीज, समान पद के लिए यूरोपियन जो लोगों का वेतन था वो भारतीयों के वेतन से ज़्यादा था। तीसरी चीज, जो भत्ते मिलते थे, अलाउंसेस मिलते थे युद्ध करने के दौरान, विदेश जाने के दौरान, ये भत्ते अक्सर जो है वो उनका रोल बैक होता था। और जो सोल्जर्स हैं उनका ये कहना होता था कि खर्चा बढ़ चुका है, मूल्य बढ़ चुके हैं चीज़ों के, तो इसलिए ऐसे में ये जो बढ़ोतरी है ये हमारे वेतन में शामिल कर देनी चाहिए। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं वो मौजूद थे। तो यह असंतोष तो था ही, ब्रू अप कर रहा था, तो यह असंतोष था यहाँ पर। दूसरी चीज बात ये थी कि जो ओवरसीज स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, ड्यूटीज होती हैं, ये बंद कर दी गई थी इस दौरान, क्योंकि इस समय जो एक्टिव दूर दराज के युद्ध हैं वो खत्म हो चुके थे। तीसरा जो कारण था वो अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एनफील्ड राइफलों के जो कारतूस थे उनमें जो चर्बी लगी हुई थी वो गाय और सूअर की चर्बी होती थी, जिससे कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही जो है वो नाराज थे। तो ये मिलिट्री कॉजेज हो गए जिनके आधार पर जो है वो सिपाही म्यूटिनी को हम सम अप कर सकते हैं। लेकिन केवल यही कॉजेज नहीं थे, क्योंकि ये जो रिवोल्ट था ये काफ़ी बड़ा था और बड़े एरिया में फैला था, तो इसलिए इसके और भी रीजंस होने चाहिए। तो दूसरे रीजंस को हमने सोशियो रिलीजियस कॉजेज में रखा है। सोशियो सामाजिक धार्मिक जो कॉजेज हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस पूरे दौर में ब्रिटिश पॉलिसीज जो हैं वो इस तरह की थी कि वाइट मैन्स बर्डन, वो अब कहते थे कि दुनिया को सभ्य बनाने का भार ईश्वर ने हम पर डाला है। हम पर मतलब हम गोरों पर। गोरे जो हैं वो श्रेष्ठ नस्ल के हैं, जो वाइट मैन हैं वो सब पूरी दुनिया में जितनी भी रेसेस हैं वो उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम सभ्य हैं। और दूसरे सभी लोगों को ये लोग बर्बर कहते थे। तो इन बारबेरिक जो लोग हैं इनको अकल सिखाने का जो भार है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें दी गई है, और इसको वो कहते थे कि वाइट मैन्स बर्डन। तो इसी भावना के वशीभूत होकर उन्होंने भारत में कुछ प्रोग्रेसिव लॉज बनाने की कोशिश की, क्योंकि जब वो यहाँ पर होते थे, जैसे कि मोगली रुडयार्ड किपलिंग जो हैं उसके राइटर हैं, सती प्रथा के बारे में लिखते हैं। इसी तरह से शर्लक होम्स हैं, उनका उनके एक कहानी में आता है तो उसमें भी सती का उल्लेख है। H.G. वेल्स की कहानियाँ हैं उनमें भी सती का उल्लेख मिलता है हमें। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में जब जो उसका जो प्रोफेसर होते हैं, जब वो भारत से होकर गुजर रहे हैं, तो एक लंबा जो है उसमें पार्ट सती प्रथा को डिवोटेड है कि वो किस तरह से एक सती को बचाते हैं। तो ये भी वाइट मैन्स बर्डन है कि वो सेवियर की भूमिका अपने आप को देखते हैं इसमें। और इसमें उन्हें लोकल लोगों से भी हेल्प मिलती है, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जो एक्टिविस्ट थे
जो ये मानते थे कि समाज में इनको कुरीतियाँ मानते थे, सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, विडो रीमैरिज, ये तमाम जो मुद्दे थे वो उस ज़माने के बंगाल में उनकी सिविल सोसाइटी में हीटली डिबेट के मुद्दे हुआ करते थे। तो इन्हीं लोकल एक्टिविस्ट के संपर्क में आकर जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने प्रोग्रेसिव लॉ बनाने की कोशिश की। इन लॉज में कंसेंट ऑफ मैरिज एक्ट भी है, सती एबॉलिशन है, विडो रीमैरिज एक्ट है, चाइल्ड मैरिज एक्ट्स हैं, ये तमाम एक्ट्स इस समय पारित हुए। इन सभी एक्ट्स को भारत के समाज ने कुछ इस तरह से देखा जैसे कि ये उनके संस्कृति में हस्तक्षेप है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रोग्रेसिव और नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है तो हमें लगता है कि वो हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रही है। तो ये प्रोग्रेसिव। इसके अलावा एक्ट ऑफ 1813 जो है उसके ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एक एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हेल्प से बना है और वो यहाँ आया है, और इसके ज़रिए जो है वो मिशनरीज़ को यहाँ पर काम करने की अनुमति दे दी गई है। सक्सेशन लॉ भी बदल दिया गया है कि अगर कोई हिंदू या मुस्लिम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तब भी वो अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म परिवर्तन की वजह से उन्हें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन समाज तो इसे बुरा मान रहा है धर्म परिवर्तन को। तो ये, और मिशनरीज यहाँ आकर जब वो शुरुआत करते हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। जब मिशनरीज यहाँ आते हैं तो वो यहाँ शिक्षा के लिए जो है वो स्कूल, कॉलेजेस और बाकी चीज़ें खोलते हैं। लेकिन मिशनरी जब वो यहाँ आते हैं तो वो धार्मिक शिक्षा को उसमें शामिल करते हैं और साथ में वो भारतीयों को उनके धर्म के लिए उनमें हीन भावना भरते हैं कि तुम्हारे देवता तो ऐसे हैं, तुम्हारे देवता ऐसे हैं। क्रिश्चियनिटी वन ट्रू फेथ जो है वो यही है, इसे अपनाओ। और ये मालगुड़ी डेज जो आर के नारायण का है, उसमें मालगुड़ी जो है वो कॉलोनियल टाइम का एक विलेज जो है, फिक्शनल विलेज है, उसमें जो स्वामी है वो अपने स्कूल में इस तरह की चीज़ को जो है वो फेस करता है, फादर से आके कहता है तो फादर आपत्ति जताते हैं। तो समाज में इसको लेकर भी नाराज़गी थी कि उनका धर्म बदला जा रहा है, उनके जो तौर तरीके हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनको बदला जा रहा है, और इस तरह से ये जो लोग हैं वो आतंकित थे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ, इसी एक्ट के ज़रिए भारत में आधुनिक शिक्षा को स्वीकार कर लिया गया और 1 लाख रुपए जो हैं वो उसके लिए निर्धारित कर दिए गए। इस आधुनिक शिक्षा का जो स्वरूप है वो काफ़ी डिबेट के बाद ये डिसाइड किया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज होगी। इस तरह से ये एक भाषाई अस्मिता पर भी एक तरह से प्रहार हुआ और भारत की जो ट्रेडिशनल शिक्षा व्यवस्था थी उस पर भी इसे एक आक्रमण के तौर पर देखा गया। सो ये जो हैं हमारे कल्चर और धर्म और भाषा के मुद्दे पर हमारी आइडेंटिटी को छीनने के कदम के तौर पर देखे गए। तो सोशल रिलीजियस कॉजेज़ जो हैं वो ये थे। इसके अलावा फिर अब हम आएंगे इकोनॉमिक कॉजेज़ पर। सो ये भी महत्वपूर्ण कॉजेज़ हैं क्योंकि इसमें बड़े प्रश्न मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत की, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और इंक्रीजिंग लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा था, परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी वगैरह के जो सेटलमेंट्स थे ये प्रयोग चल ही रहे थे, और इन सब में इस या उस तरीके से जो लैंड रेवेन्यू था वो उसकी दरें कई कई जगह पे तो 80 से 85% तक पहुंच चुकी थी। यानी जो टैक्सेशन है ये दुनिया में हाईएस्ट लेवल पर जो है वो इंडिया में पहुंच रहा था। इसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो सिद्धांत दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त ने जो है वो डेवलप किया। उन्होंने अपनी बुक है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें ये दिखाया कि कैसे अंग्रेज़ों ने जो है वो वेल्थ को यहाँ से निकाला है। दो तरफा काम होता था, यहाँ पर वो मुफ्त में या बहुत ही कम दामों में कच्चा माल खरीदते थे, इसे बिना कोई शुल्क चुकाए हुए यहाँ से निर्यात करते थे। यानी भारत के लोगों को अपने माल की कम कीमत मिली, भारत की गवर्नमेंट को
कोई टैक्स नहीं मिला जब निर्यात हुआ वो माल। इसके बाद वो इंग्लैंड पहुंचता है तो इंग्लैंड में उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे। ये ड्यूटी कौन देगा? भारत का जो व्यापारी है वो देगा। यानी भारत अपने ही माल को एक्सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड में इंपोर्ट ड्यूटी देगा। फिर इसके बाद ये मैनचेस्टर और लंकाशायर के कारखानों में जूते, कपड़े, ये तमाम चीज़ें तैयार हो रही हैं। तैयार माल जो है वो वापस जब भारत आता है तो इंग्लैंड में एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगती है इस तैयार माल पर। वो इनकम यानी कच्चे माल का इंपोर्ट और तैयार माल का एक्सपोर्ट दोनों पर ब्रिटेन को इनकम होती है। भारत को यहाँ पर कोई इनकम नहीं हुई। जब वापस भारत में ये तैयार माल आता है तो इस पर एक इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है और ये इस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है और बिना किसी इनकम के ये भारत में अंदर आ जाता है। ये जो माल है ये भारत के मार्केट में पहुंचता है और सस्ते दाम पर कच्चा माल खरीदने, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने, कोई ड्यूटी न देने के वजह से इस माल की जो तैयार करने की लागत है वो बहुत कम होती है और इस आधार पर प्रॉफिट वसूलने के बाद भी इस माल का जो व्यापारी है वो भारत के बाज़ारों में भारतीय माल से सस्ता बेचता है, बेहतर बेचता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं ब्रिटिश माल को खरीदते हैं, भारतीय माल नहीं खरीदते। जब हम ये जो माल की बात कर रहे हैं तो इस माल में मोस्टली जो है वो सूती कपड़े थे। इसीलिए कहा गया कि भारत जो कि सूती कपड़ों का घर था उसे सूती कपड़ों से ही भर दिया गया। और इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, कपास के किसानों को नुकसान हुआ क्योंकि वो सूती कपड़े कपास से बनते हैं, तो कपास के किसानों को नुकसान हुआ, कपास के व्यापारियों को नुकसान हुआ। कपड़े के जो व्यापारी थे वो उन्होंने, अंग्रेज व्यापारियों ने इसे अपने हाथ में रखा। जब वो मार्केट में यहाँ लाते हैं तो जो जुलाहे थे जो कि कपड़ा बुनते थे, जुलाहों को नुकसान हुआ क्योंकि जुलाहे जो हैं वो ज़्यादा दामों पर कपास खरीद रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं, उनके पास पावर लूम नहीं है, उनके पास फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, मैनचेस्टर और लंकाशायर जैसी फैक्ट्रियाँ उनके पास नहीं हैं, तो उनका कपड़ा होता है हाथ से बना हुआ मोटा खद्दर। और जो ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा है वो फाइन वीव, मशीन वीव होता है जो कि बहुत सारे अलग अलग रंगों में और बेहतर क्वालिटी में मौजूद होता है और भारतीय खद्दर से सस्ता होता है। तो लोग कौन सा कपड़ा खरीदेंगे? भारतीय। तो इस तरह से दो तरीके से जो वेल्थ है वो भारत से बाहर भेजी गई। और इसके अलावा भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, भारत के रख रखाव का खर्चा, भारत में व्यापार करने का खर्चा, ये सब भी भारतीयों से ही लिया जाएगा। और ये सब कहाँ से आएगा? भारतीयों पर जो टैक्सेशन है उससे। तो इस तरह से जो है वो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है वो इकोनॉमिक कॉज बनता है। इसके लार्जर जो है वो परिणाम होते हैं क्योंकि इस वेल्थ के ड्रेन से भारत का पैसा भारत में लगना बंद हो जाता है और इस तरह से भारत गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। यही कारण है कि इस ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से और कैश क्रॉप्स पर जो है एम्फसाइज करने की वजह से भारत में इस पूरे दौर में लगातार अकाल पड़े और वो इतने भीषण अकाल थे कि वो शायद मानवता के इतिहास में भीषणतम अकालों का काल था ये। तो इस तरह से जो है वो ब्रिटिश ने मार्केट्स को फ्री मार्केट में कन्वर्ट करके यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, प्लांटेशन क्रॉप्स के ज़रिए जो है वो कैश क्रॉप्स को सपोर्ट किया जिसमें कपास, गन्ना, कॉफ़ी, चाय और नील जो है वो इस तरह की जो फसलें थी ये सभी उगानी शुरू की थी। इन सब की वजह से जो है वो हमारे भारत की जो मुद्रा थी, जो मनी थी, वेल्थ थी, वो पूरी की पूरी ड्रेन हो गई। कहाँ पर? इंग्लैंड। तो इसकी वजह से जो परिणाम हुए ये परिणाम जो है वो दूरगामी सिद्ध हुए और लोगों को किस आधार पर ये फील हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं? ये फील हो रहे हैं लोगों को बढ़े हुए लगान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, टैक्सेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लोग उसको दे नहीं पा रहे हैं। तो असंतोष का सबसे बड़ा मुद्दा यही था। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस की।
पॉलिटिकल कॉजेज में दो लार्ज सेक्शन आते हैं। सबसे पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी जो अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये एक लार्जर पॉलिसी का हिस्सा हैं, जिसे हम ब्रिटिश पैरामाउंटसी पॉलिसी कहते हैं। और ये लॉर्ड डलहौजी के ज़माने में, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसके ज़माने में जो है वो एस्टेब्लिश की गई। ब्रिटिश पैरामाउंटसी का मतलब क्या है? ब्रिटिश जैसे आजकल अमेरिका की पॉलिसी है, अमेरिकन हेजेमनी, ये कुछ कुछ उसी तरह की पॉलिसी है, जो कि भारत में ब्रिटिश सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत जो है वो हम इसे कह सकते हैं कि यानी जितने भी राजे महाराजे हैं, ब्रिटिश राज उन सब से ऊपर है। तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी संबंध हैं जो जो यहाँ के मोनार्क्स हैं, उनसे हमारे जो संबंध हैं वो इस प्रकार से रीडिफाइंड किए जाएं कि वो हमारे सबऑर्डिनेट बन जाए। और इनके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो और सब्सिडियरी अलायंस का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले तो डलहौजी आता है और आते ही आते वो ये कह देता है कि मुगल सम्राट जो है, जो कि बहादुर शाह जफर सेकंड जो है, वो अब अंतिम मुगल सम्राट है और इसके बाद, इसकी मौत के बाद हम ना तो इनके परिवार के लोगों को पेंशन देंगे और ना ही मुगल सम्राट का जो टाइटल है उसको जारी रखेंगे। यानी मुगल सम्राट के अंत की घोषणा कर देता है। ये घोषणा जो है वो लार्ज सेक्शंस पर जो है वो असर करती है, क्योंकि मुगल सम्राट अभी भी लोकप्रिय है, उसका सम्मान है। तमाम जो एरिस्टोक्रेट्स हैं और जनता के मनों में मुगल सम्राट को लेकर सम्मान है, और इस वजह से वो इसे अपने देश पर एक तरह से अटैक वो समझते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बहुत सारे जो छोटे मोटे राजा थे, जिनको अब तक ब्रिटिश ने अपना मित्र मानकर उनको पेंशन देनी शुरू की थी। फॉर एग्जांपल, जैसे पूना के पेशवा थे, मराठा पावर का डिक्लाइन हो गया था, और मराठा पावर के डिक्लाइन के बाद पेशवा जो है वो पूना में रहते थे। भोंसले, सिंधिया वगैरह, गायकवाड़, ये सब लोग थे, मराठों के कन्फेडरेसी थी। पूना के जो पेशवा थे, पूना को उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया और पूना के पेशवा को कानपुर के पास एक छोटी रियासत में रख दिया गया और उनको पेंशन दे दी गई। डलहौजी ने आकर इस तरह की पेंशन्स बंद कर दी। ये पेंशन पूना के पेशवा की बंद हुई, ये पेंशन बंगाल जो आपके लखनऊ के अवध के नवाब वाजिद अली शाह, उनकी पेंशन बंद हो गई। रानी झांसी की पेंशन बंद हो गई। तो जब पेंशन बंद हुई तो ये सभी जो छोटे मोटे राजा थे, इन सब ने ये कोशिश की कि हम अपनी जो अपील है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट और रानी के यहाँ करें। तो इसके लिए जो नवाब वाजिद अली शाह की माँ और उनके पूरे परिवार का पूरा अमला जो है वो इंग्लैंड में कई दिनों रहा। इसी तरह से नाना साहेब और तात्या टोपे ने जो है वो इंग्लैंड के बहुत सारे चक्कर लगाए। रानी झांसी ने भी एक वकील नियुक्त किया जो उनके केस को जो है वो इंग्लैंड में लड़ सके। तो इस तरह के जो तमाम प्रयास जो है वो इस जमाने में कर रहे थे, लेकिन ये सभी राजे महाराजे परेशान तो थे और किसी मौके की फिराक में थे। इसके बाद जो एक बड़ा राजनीतिक कारण जो है वो अवध का ऑक्यूपेशन भी आया, अवध का एनेक्सेशन जो है वो भी आया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि स्थानीय स्तर पर एक लोकल पैट्रियटिज्म, यानी स्थानीय देशभक्ति की भावना जो अवध को लेकर थी, वो मजबूत हुई। क्योंकि अवध के जो सोल्जर्स थे, अवध के जो लोग थे, वो उन सभी ने इसे अपने ऊपर एक असॉल्ट माना। और अवध का जो एनेक्सेशन है वो किया भी बहुत ही एब्सर्ड ग्राउंड्स पर था, क्योंकि वैसे तो अवध जो है वो सब्सिडियरी अलायंस का एक अंग ही था, और इसलिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी तो वो तो ब्रिटिशर्स की थी। लेकिन ग्राउंड यही दिया गया कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर अवध को अपने कब्जे में ले लिया गया। तो ये तमाम जो चीज़ें थी ये शामिल थी। इसके बाद लैंड टैक्स की पॉलिसीज़ भी आती हैं। इस पूरे एरिया में अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा रहे थे और लोगों को ये नहीं पता था कि अगली बार उन्हें आखिर कितना लगान देना है, कैसे देना है, और जब लगान की बारी आती थी तो वो हर बार पहले से बढ़ा हुआ होता था। तो ये जो है वो राजनीतिक कारण हुए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस के बारे में समझें। सब्सिडियरी अलायंस एक इस तरह की अलायंस थी जिसमें कुछ खास शर्तों के आधार पर
राजाओं से जो है वो संबंध कायम किए जाते थे। ये शर्तें कैसी थी? ये शर्तें होती थी कि हम आपके मित्र बनेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमारा एक रेजिडेंट यानी हमारा एक सलाहकार आपको अपने राज्य में, आपको अपने कोर्ट में नियुक्त करना पड़ेगा, और उसके साथ एक मिलिट्री कंटिजेंट भी रहेगा। रेजिडेंट की तनख्वाह और मिलिट्री कंटिजेंट की जो का खर्चा है वो आपको उठाना पड़ेगा, और बदले में ये मिलिट्री रेजिडेंट आपके डेली एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करेगा और साथ में वो आपकी सेना को भी ट्रेन करेगा। तो और अगर आप पर कोई अटैक करती है कोई बाहरी शक्ति, तो हम आपकी सहायता करेंगे, और अगर हम पर कोई अटैक करता है तो आपको सेना भेजना पड़ेगा। लेकिन एक और शर्त है कि आप जो अपने फॉरेन रिलेशंस में आप बिना हमारी अनुमति के किसी से फॉरेन रिलेशंस नहीं करेंगे। तो इस तरह से सेना, एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेन रिलेशंस जैसे बड़े जो सोवरेनिटी के मुद्दे होते हैं, वो सभी जो मुद्दे हैं सब्सिडियरी अलायंस के जरिए वो अंग्रेज़ों को मिल गए। ठीक है, वेल इजली इसका जो है वो एक तरह से प्रणेता माना जाता है अंग्रेज़ों के ज़माने में। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है? ये डलहौजी की नीति थी, ये इसे हिंदी में गोद हड़प नीति कहते हैं। कई कारणों से जो मोनार्क्स होते हैं वो अक्सर एक लेजिटिमेट एयर जो है वो नहीं पैदा कर पाते, और अगर संतानें होते भी हैं तो पुत्र नहीं होते अक्सर, और पुत्र की चाह में वो जो है कई रानियों के साथ शादियां भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो लेजिटिमेट ही हों वो शादियां। तो खैर वो मुद्दे अलग हैं, लेकिन ऐसे सभी राजाओं को ये कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए कि आपका जो दत्तक पुत्र है वो आपका लेजिटिमेट एयर नहीं माना जाएगा। आपका जो दत्तक पुत्र है, आपका जो गोद लिया हुआ पुत्र है, वो आपका लीगल सक्सेसर नहीं माना जा सकता। और इसलिए जब जो मोनार्क है उसकी डेथ हो जाए, जो राजा है, जो किंग है, उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये जो शासन है ये ब्रिटिश रेजिडेंट चलाएगा, यानी ये ब्रिटेन के आधिपत्य में आ जाएगा, और जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनको कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा और पेंशन भी बंद कर दी जाएगी। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस, इसमें इसके अंतर्गत पंजाब, सतारा, नागपुर, है ना, अवध, ये तमाम जो एरियाज़ हैं वो इस या उस वजह से इन्हीं दोनों नीतियों के अंडर में उनको कर दिया गया। अब बात आते हैं, हमने सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज़ देख लिए, हमने मिलिट्री कॉजेज़ देख लिए। अब हम बात करते हैं कि जो तात्कालिक कारण था, रिवोल्ट को भड़काया किसने? तात्कालिक कारण था कार्ट्रिजेस विद एनिमल फैट इन एनफील्ड राइफल। तो ये तात्कालिक कारण थे। तो आई होप कि आपको 1857 के सभी जो लेजिटिमेट जो कॉजेज़ हैं उनके बारे में एक इंसाइट मिल गई होगी। बुक को पढ़िए, जो मेरे लेक्चर्स हैं उनसे नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स चाहिए भी तो मेरी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।